हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से आपको मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग आशा करते हैं कि अंत तक देखेंगे और अपने पढ़ाई में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आई होप आप लोग भी लगे होंगे तैयारी करने में अच्छे से, जब्बर से, और अंत तक आपका तैयारी अच्छा हो उम्मीद करते हैं। और आपको उम्मीद में कुछ सहयोग हो तो आप इस वीडियो को देख सकें और अंत तक बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 71 की ओर। इससे पहले आपको 70 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं QS कोचिंग सेंटर से। क्या लिखा है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर लिखेंगे, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहला, प्राथमिक क्षेत्र। आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। एक बार आप बारीकी से पढ़ लीजिए। अब नीचे रहिए। पहला क्या लिखा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिखा है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त वस्तुएं आती है। समझ गए? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? तो कृषि से आएगा संबंधित। इसके अंतर्गत क्या आएगा? कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त वस्तुएं आती है। देखने वाले पॉइंट में 2 दिया हुआ है। द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि सभी आते हैं। क्या क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य इत्यादि सभी आते हैं। क्वेश्चन सी देखेंगे। तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन एवं संचार, व्यापार क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। समझ गए? तृतीय को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन देखें 72। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? आंसर लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि पूरी कंपनी का मालिक किसी पर्सनली आदमी हो, यानी एक व्यक्ति को हो, तो उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखने वाले बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या देखने वाले? समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब मालिक एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। क्या होता है? समाजवादी मतलब समझ गए कि कोई भी उत्पादन के जो साधन होंगे उसका स्वामित्व यानी संचालन करने वाला देश की सरकार के पास होता है, उसे हम सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। थर्ड होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर्सनली आदमी का भी और सरकार का जो नेतृत्व होता है उसके अनुसार दोनों को मिलाकर जो बनाते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 73। आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार
देश के संसाधनों का विभिन्न विकास सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 74। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे। ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके। ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का भी ध्यान रखा जाता है। तो समझ गए कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास हम उसे कहेंगे ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे 75। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो आंसर समझेंगे। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, जिस लिखना है, जीत लिखा है यहाँ पर, जिस होगा, जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन जीवन होगा, यहाँ रॉन्ग लिखा बाय मिस्टेक, सॉरी। जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रह सके, ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी मतलब सबका विकास होना चाहिए। समावेशी विकास मतलब समझ गए कि आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रह सके, ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 76। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, हेर फेर, बदला बदली करना। तो लिखेंगे आंसर, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जब मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उससे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मतलब खरीद बिक्री, लेन देन, जब आप मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम एक कॉपी खरीदे और कॉपी के बदले हमको दुकानदार कॉपी दिया, उसको हम पैसा दिए, तो किससे लिए? पैसा से दिए, पैसा दिए उसे, तब हमें सामान दिया। आप कोई भी सामान दुनिया में करते हैं, पैसा देते हैं आपको सामान देता है, पैसा नहीं दीजिएगा सामान नहीं मिलेगा। ठीक इससे पहले होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, आप एक वस्तु दीजिए आपको दूसरा वस्तु देगा, लेकिन ऐसे आजकल नहीं। आजकल क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 76। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, जब कोई भी देश किसी भी बड़े समृद्ध चली राष्ट्र के, मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब इस बात का छोटा सी सिंपल से उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसान है, मान लीजिए समाज का एक राजा है और उसके नीचे बहुत सारा नौकर काम करते हैं, मतलब उसका देख रेख पूरा, मतलब उस पर समझ लीजिए कि पूरा अधिकार उसी का है। जैसे कि राजतंत्र था उस टाइम में, ऐसे हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है? लोकतंत्र है, तो ऐसे कोई अपने आप में सब स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, तो ये आजकल हम उपनिवेश नहीं कर सकते। इससे पहले जो होता था राजतंत्र था, उसमें उपनिवेश आप बहुत सारा देखने को मिलता।
जो एक शक्तिशाली राजा या एक शक्तिशाली देश दूसरे कमज़ोर देश पर अपना अधिकार कर लेते थे और उस पर अपना शासन चलाते थे, उसे हम क्या कहते थे? उपनिवेश कहते थे। जब वही बात यहाँ भी लिखा गया कि जब कोई भी देश किसी भी बड़े समृद्ध या शाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य का निर्देशन या नियंत्रण शासन देश का होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 77। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कितना छोटी सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 78 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय तो नेशनल इनकम क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि मतलब एक वर्ष के समय में यानी 365 दिन में उत्पादित जितने भी वस्तुएं उत्पादित हुए हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप क्या समझते हैं। उत्तर, मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसे 3 सूचियां हैं, समझ गए कि मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसके प्रमुख 3 सूचक है, जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। क्या क्या इसके मुख्य अंक कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। कितने हैं रे छोटू? 3 हैं, जीवन की आशा, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 80 नंबर, आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आंसर देखेंगे ध्यान से। अब पेन को उतारिए, चुपके से कोनो गली में बैठ के फटाफट नोट कीजिए और बेहतर बर से बेहतर करने की कोशिश करिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाती है शीशा पत्थर की चोट से। ऐसे शीशा तलाश कीजिए कि पत्थर टूट जाए। आई होप आप उस मुकाम पे आप लोग पहुंच चुके हैं। आप दिखा देना है अपने जलवा को कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी माँ बाप का शेर है, आप उसका नाज है, उसका आप गर्व है, आप उसको सिर ऊंचा करके दिखा सकते हैं। आप में वो जुनून है, वो जज्बा है कि आप उसको निखार सकते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, प्रयास ना करिए तो गलत बात है। आपको रिजल्ट आएगा, 110% अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका चिंतन छोड़ दीजिए। आपका जो टाइम है अभी बचा हुआ, उस टाइम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्या लिखा है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का वह मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। क्या है? आधारिक संरचना है। क्या है? आधारिक संरचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन में देखने वाले 81।
क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ने वाले, बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्य आते हैं जो इस प्रकार है। बीमारू राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्य आते हैं जो इस प्रकार है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, यह सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव में कहीं एक ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, कहीं कहीं बिहार, तो कहीं देखते होंगे मध्य प्रदेश, लेकिन आपको यहाँ पर लगातार सारे राज्य के नाम याद रखना है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? पिछड़ेपन समझ गए, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है अभी तक? तो आंसर लिखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। भी देखेंगे, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सुखाड़ से नुकसान, औद्योगिक पिछड़ेपन, गरीबी, कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव। आप समझिए बिहार के पिछड़ेपन का ये सब क्या एक रीजन है। बिहार के पिछड़ेपन का क्या ये कारण है? नेक्स्ट देखने वाले 82 नंबर क्वेश्चन, कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है, केवल कृषि पे ही निर्भर है, उसे हम कहें कृषि जनित उद्योग। समझ गए ना क्या कर रहा है? ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है। आश्रित मतलब निर्भर, आश्रित मतलब तो निर्भर है, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है। कृषि से क्या आता है? कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। जैसे आग से आम होना चाहिए, आग लेके रॉन्ग, सॉरी। आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। आप समझते होंगे कि क्या लिखा हुआ है कि कृषि जनित उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, ऐसे उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहेंगे। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। सॉस मतलब समझे चटनी, आप लोग जो चटनी खाते होंगे ना, चटनी वैसे बोलते हैं सॉस। इंग्लिश में सॉस, हिंदी में बोलते हैं चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? अगर आप दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो एक ही तकदीर है आपको बदलने का, अमीर। शिक्षा वो शिक्षा से निगर दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आई होप आप पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी में सबसे बेस्ट कर लाएंगे, नहीं तो ऊपर भी बेस्ट कर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीबी रेखा से आप क्वेश्चन समझ रहे, गरीबी रेखा, गरीब कौन होते हैं? आप समझते हैं गरीब का हालत क्या होता है? चलेंगे पढ़ेंगे आंसर। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है। गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय की निर्धारणता किया गया है। समझ गए ना गरीबी रेखा से किसे कहेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नरेगा से आप क्या समझते हैं? नरेगा से, जैसे मनरेगा होता है ना, मनरेगा, तो नरेगा के अपन मनरेगा होना चाहिए था, मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा ये ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा समझ गए ना? मनरेगा क्या है? नरेगा नहीं होता कुछ, या नौ का जगह म होगा, लिख लीजिए म। मनरेगा से आप क्या समझते हैं?
मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। समझ गए ना, ग्रामीण मजदूरों को साल में यानी एक साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है को 25 अगस्त 2005 को इस कानून को द्वारा अधिनियमित पारित किया गया था। ठीक है, मनरेगा कानून कब बना? 25 अगस्त 2005 ईस्वी को इसे कानूनी के द्वारा अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 85। गरीबी को जन्म देता है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? आंसर लिखेंगे, गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनके आय कम होती है। क्या होता है? गरीबी के कारण से क्या होती है? आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है। मतलब क्या होते हैं? अब शिक्षा है नहीं शिक्षित, अब 4-5 को बच्चे जन्माएंगे और क्या उसको भरने पोषने में उतना गरीबी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बच्चा भी बाप होता है। कहता है जिमरमैन ने कि बच्चों की जन्म की अधिक होती है, जनसंख्या अधिक कर लेते हैं तथा उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुछ चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसका अर्थ है कि गरीबी का क्या देती है? जन्म देती है। मान लीजिए आप 2 आदमी हैं और आपको 2 को कितना हो जाएगा? 10 को धिया पुता हो गया। आप जो जितना अमीर है, आपका जो बेटा बेटी होगा उतना ही गरीब हो जाएगा। आपके पास 10 कट्ठा तो आप अकेले 10 कट्ठा का मालिक थे, लेकिन आपका जो बेटा होने वाला वो 10 कट्ठा क्या होगा? 1 कट्ठा का मालिक होगा। तो आप समझिए आप अमीर थे लेकिन वो क्या हो गया? गरीब हो गया। इसलिए गरीबी ने गरीबी को जन्म दिया। क्यों? अशिक्षा के कारण। इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए और एक कुशल और एक ईमानदार